जो रेलवेज़ हैं, रेलवे के कई क्षेत्रों में जैसे कि उसके आरक्षण हैं, उसके ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, उस तरह के क्षेत्रों में भी ये हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हिंदी को हम किस कि घर बैठे अपने आपको आरक्षण फॉर्म भर के अपने सीट को बुक करा सकते हैं। हिंदी भाषा साहित्य की तो भाषा है, क्योंकि हम सब साहित्य से जुड़े हुए हैं और साहित्य में उसकी बात करें तो उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, क्योंकि साहित्य की जितनी भी विधाएँ हम देखते हैं, उसमें हिंदी साहित्य की सारी विधाओं में व्यापक रूप से काम हुआ है और हम सभी उस चीज़ों से परिचित हैं, तो मैं उस विषय क्षेत्र पर, हिंदी विषय पर उतनी बात नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हम सब हिंदी के ही विषय क्षेत्र से संबंधित हैं। मैं हिंदी के साहित्य से अलग किन-किन क्षेत्रों में उसके अनुप्रयोग हो रहे हैं, वहाँ की बात मैं कर रही हूँ। अगर हम विज्ञापन जगत में देखें, तो बहुतायत में हिंदी विज्ञापनों की श्रृंखला हम देखते हैं और ये हिंदी के पाठक, हिंदी बोलने वाले, हिंदी को समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से वो जो बाकी कंपनियाँ हैं, वे भी हिंदी में उपभोक्ता को देखकर विज्ञापनों को तैयार करती है, संप्रेषित करती है, जनसंचार करती है वस्तु का जिससे बिक्री की भाषा भी अगर हम देखें तो उसकी महत्वपूर्ण रूप से उभर पाई है, क्योंकि हमारी महत्व जनसंख्या है वो हिंदी भाषी लिए हम प्रश्न देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में योग और आयुर्वेद के केंद्र भी खुले हुए हैं और ये जो दुनिया भर में लोग योग और आयुर्वेद की संस्कृति से परिचित हो उस संदर्भ परिचित हो रहे हैं, तो अगर इन तक पहुँचना है, योग और आयुर्वेद की संस्कृति तक पहुँचना है, तो हमें हिंदी रास्ते नहीं हो पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से योग और आयुर्वेद की सामग्रियों को, उसकी विषय वस्तु को समझना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि विश्व में भी हिंदी के क्षेत्रों की सीमा बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उपादान हिंदी सिनेमा है, हिंदी गीत संगीत, आज दुनिया भर प्रशंसक इसके हैं और इनकी बड़ी का कारण भी हिंदी भाषा ही है, उसकी विश्वसनीयता है, तार्किकता है, लिपि की वैज्ञानिकता है। इसी कारण अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पाश्चात्य फ़िल्में हैं और उसके गीत संगीत उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है ताकि हिंदी भाषी जनसंख्या जो है वो चीज़ों को सुन सके और हिंदी की जो चीज़ें हैं वो भी पाश्चात्य भाषा में अनुवादित हो रही हैं ताकि पाश्चात्य जगत के लोग हिंदी भाषा की फ़िल्मों को भी उस आनंद को ले सकें और इसमें विभिन्न जो विश्व अपने देश के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि हिंदी के जो पढ़ाई है, अध्ययन, अध्यापन है, अनुसंधान है, वहाँ पर भी हिंदी को एक विशिष्ट भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है और उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। हिंदी के रूप में अगर हम कहें तो जब ये तैयार हो रही थी इसका प्रारंभिक स्वरूप राजभाषा का बन रहा था, तो डॉक्टर अरविंद साहब ने एक बात कही थी कि हिंदी को संघ एक भाषा अपनाने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप को विकसित और पल्लवित करेगी। तो अगर हम इस रूप में देखते हैं तो वाक़ई में हिंदी ने अपने आप को काफ़ी विकसित किया है। वो समय को लाँघ कर, समय का अतिक्रमण करके हर युग में उसने अपने आप को विकसित किया है, नए-नए तत्वों को, नए-नए शब्दों को आत्मसात करते हुए वो समय के अनुसार बदलते हुए आगे बढ़ रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? नेटवर्क की समस्या लिखकर बता रहे हैं सुमित, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आवाज़ आ रही है, बस थोड़ी समस्या है तो स्पष्ट रूप से पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी अभी?
आवाज आ रही है थोड़ी फंस फंस के। फंस फंस के आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी जी मैम। जी। हिंदी में जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो थोड़ी कष्टकारी हैं। जैसे कि हिंदी को अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, उसके उस मंच पर ले जाते हैं, डिजिटल मंच पर, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम उसके मूल स्वरूप से कुछ खिलवाड़ सा करते नजर आते हैं। जैसे कि अब हिंदी को रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ उसकी लिपि तो बदल गई लेकिन भाव वही है हिंदी का, और इसको इंग्लिश रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब हम उसको हिंदी में ही डिजिटल रूप में लिख रहे हैं तो उसमें भी कहीं कहीं ऐसी चीजें शब्द देखने में आते हैं जो हिंदी के स्वरूप को विकृत करते हैं। जैसे कि जो हिंदी टाइपिंग है उसमें जैसे शब्द आता है, कहाँ शब्द है, जैसे जहाँ शब्द है, जैसे नदियाँ शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों में जब हम चांद बिंदी को गायब करके केवल अनुस्वार ऊपर लगा देते हैं तो धीरे धीरे अब ये चलन में आ गया है कि अब ज़्यादातर जगहों पर ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगी हैं कि हम उस चीज़ को गायब करते जा रहे हैं जिससे उसका मूल जो स्वरूप है वो धीरे धीरे विलुप्त सा हो रहा है। तो यह एक दुखदाई पहलू है कि इस रूप में हम हिंदी के स्वरूप को थोड़ा सा ध्यान दें सतर्क रूप में कि अ, हिंदी की जो भाषा हम लोग लिखें वो उसी रूप में आए जिस रूप में वो है। हिंदी की जो लिपि है वो इतनी अधिक वैज्ञानिक है कि इसे विश्व के लोगों तक ने स्वीकार किया है। और रोमन लिपि जो या अंग्रेजी लिपि में भी कहें तो अ, उसमें भी जो हम बोलते हैं वही हम लिखते नहीं हैं, जो हम सुनते हैं वही हम उसे कह नहीं रहे होते हैं। तो उसके लेखन और बोलने के क्रम में कहीं कहीं उसमें अंतर है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसी समस्या नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो अंग्रेजी के पश्चात लेखक हैं, उन्होंने कहा था यदि रोमन लिपि को कोई इस तरह से और सशक्त बना सके तो मैं उसको अपनी वसीयत का एक हिस्सा देने को तैयार हूँ। तो इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जब उन्होंने देखा कि हिंदी इतनी सशक्त है कि इसको जैसे हम बोल रहे हैं वैसे उसे लिख भी गा रहे हैं, आखिर अंग्रेजी में ऐसा क्यों नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हमारे पास एक ऐसी लिपि है, देवनागरी लिपि, जिसमें हम जैसे बोलते हैं तो हम लिखते हैं। और ये देश की जो इतनी हमारी जो अस्मिता है उसको भी बचाने का काम करती है हमारी हिंदी। कि हमारे यहाँ तमाम प्रकार के आक्रमण हुए, तमाम प्रकार की विदेशी आक्रामकता है, लेकिन भाषा और संस्कृति दो ऐसे तत्व हैं जो हमेशा देश की राष्ट्रीय अस्मिता को बचाकर रखते हैं। हिंदी भाषा ने वो महत्वपूर्ण काम किया है कि हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसकी कितना है उसको हमेशा सुरक्षित रखने का काम किया। कहीं से भी उसमें ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी विदेशी आक्रांता या आक्रमणकारी आने के बाद अपने मूल स्वरूप को खोते चले जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने नए-नए शब्दों को ग्रहण ज़रूर किया। उससे नए-नए शब्द और नए-नए चीज़ें बनती हुई नज़र ज़रूर आई, लेकिन अपने मूल स्वरूप को उसने बनाए रखा है। ये एक बड़ी बात है। और इसी लिए शायद अजायब शाह द्विवेदी जी ने कहा भी है कि हमें तो हिंदी भाषा को इस योग्य बना देना है कि वो साधारण से साधारण मजदूर से लेकर अत्यंत विकसित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग में समान बहाव से विहार कर सके। चाहे उसमें जितने नए शब्द आए चाहे जैसे भी आए, लेकिन उसका एक सरलतम रूप हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए कि वो नीचे से लेकर ऊपर के वर्ग तक सभी जगह समान रूप से रहवत हो सके। और
भले ही हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है, लेकिन इसको हमें इसकी इतनी ज़्यादा हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा अत्यंत सशक्त भाषा है। क्योंकि जब तक ये अनंत चीज़ें हैं, तो मेरे विचार से ये हिंदी भाषा भी अनंत काल तक रहेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भले ही हिंदी और अंग्रेजी या अन्य भाषाओं से उसे खतरा बताएं, लेकिन हिंदी भाषा ने सदैव अ, हिंदी भाषियों की, उनकी भावनाओं की और उनकी संवेदनाओं और उनकी अ, आशा आकांक्षाओं को सदैव एक उत्तम लेवल, उत्तम स्तर से अभिव्यक्त किया है और एक अच्छा माध्यम प्रदान करती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के इस महत्वपूर्ण या सशक्तता को देखते ही हम कह सकते हैं कि प्रवासी जगत में भी जो प्रवास में लिख रहे हैं, पाश्चात्य जगत में हिंदी में साहित्य लिख रहे हैं, वो भी हिंदी को अपनाते हैं। भले ही वो विदेशों में किसी अपनी आजीविका के लिए गए हों या जिस भी कारण से गए हों, शिक्षा के लिए गए हों, लेकिन अपने अध्ययन अध्यापन के लिए वो हिंदी भाषा को अपनाते हैं। और इस दृष्टि से भी देखें तो तमाम ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी भाषा को वरीयता दी जाती है। और सुमित जी का संकेत भी हो गया है कि समय हो गया है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा के उसके अनुप्रयोगों को अगर इससे भी ज़्यादा हम तलाशने की कोशिश करें, तो हमें अनेक क्षेत्र मिलेंगे जहाँ हिंदी हमारे सामने विद्यमान है। और हिंदी दिवस पर एक बार पुनः आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। मैं देख पा रही हूँ कि विभा मैम जुड़ी हुई हैं। विभा मैम को भी बहुत सादर नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आपने अब हिंदी भाषा के अनुप्रयोग पर अपनी बात रखी आप, और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग और इसके विकास, इसके विस्तार पर आपने बात कही, और इसके स्थापना पर भी आपने बात कही। कार्यालय हिंदी के रूप में कैसे इसको स्वीकार किया गया, उसके अनुप्रयोगी क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कैसे, तमाम तरह की बातें आपने साझा की। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हिंदी दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम छोटा सा प्रयास था हम लोगों के माध्यम से। मैं विभा मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र, हमारे सहपाठी अनुज, अग्रज, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ डॉक्टर दीपक त्रिपाठी सर भी जुड़े हैं। सर का भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बाकी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कार्यक्रम में पहले से ही देरी हो चुकी है, तो सीधे सीधे अब हम मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहते हैं 2 शब्द परिचय के साथ। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अजय कुमार यादव हैं। आप वर्तमान में हिंदी विभाग सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य के इतिहास लेखन की समस्याएं विषय पर शोध कार्य संपन्न किया। साहित्य इतिहास लेखन, भक्ति काव्य और अस्मिता विमर्श इनके रुचिकर विषय क्षेत्र हैं। इन्होंने हमारे समय का साहित्य नामक पुस्तक का सह संपादन भी किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत। आप इस मंच पर हम लोगों को 2 शब्द कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर। जी, जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो भी हमारे अग्रज यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। और हमारे जो श्रोता बंधु हैं, जो हमारे शोधार्थी हैं और छात्र हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। जो विषय मुझे मिला है कि हिंदी भाषा और भक्ति काल, इस विषय पर अपनी बात रखते हुए मैं पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा भक्ति काल के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं भाषा पे आऊँगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का जो कालखंड है, यानी लगभग 325 वर्षों का ये जो कालखंड है, इसमें भक्ति का भाव सबसे मुखरता से और सबसे प्रमुखता से हमारे हिंदी साहित्य में उपस्थित रहा है।
शुक्ल जी का ही किया हुआ जो विभाजन है निर्गुण और सगुण, हालाँकि इसमें बहुत सारे बाद के शोधों में इस पे बहुत डिबेट भी है कि मतलब जो निर्गुण और सगुण का जो स्पष्ट विभाजन जिस तरह से शुक्ल जी ने लकीर खींची है, वो विभाजन है भी कि नहीं है। अपने शोध के दौरान जेएनयू की लाइब्रेरी में आजकल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक हैं जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं टाइलर वॉकर विलियम्स। उन्होंने शोध किया इस विषय पे कि निर्गुण और सगुण का जो भेद है, उसके ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि भक्ति काल का जो शुरुआती दौर था, उस शुरुआती दौर में वो जो विभाजन है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाद में चल के जैसे-जैसे सगुण कविता आती है, ये विभाजन और मुखरता से दिखने लगता है, खास करके सूरदास के यहाँ, जब वो कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, इस तरह की जो पंक्तियाँ हैं। तो अगर बेसिकली हमें ये समझना हो कि सगुण और निर्गुण में क्या बेसिक अंतर हैं, तो जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने और विद्वानों ने बताए हैं, वो ये कि निर्गुण और सगुण में बेसिक अंतर अवतारवाद और लीलावाद का था। कि बेसिक अंतर ये था कि निर्गुण के जो ईश्वर हैं, वो अवतारवादी नहीं हैं, लीलावादी या लीला नहीं करते हैं। तो निर्गुण, निर्गुण से का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्गुण का शाब्दिक अर्थ गुणातीत, जो हमारी भारतीय परंपरा में बताया गया कि सत, रज, तम 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों से परे जिस ईश्वर की परिकल्पना है, वो निर्गुण ईश्वर है। जैसे कि यदि किसी भी तरह का गुण, सत, रज, तम ये 3 गुण हैं, इन गुणों से परे यानी गुणातीत यानी वो इनफाइनाइट है वो ईश्वर, अनंत है, वो लिमिटलेस है। ऐसा मतलब इसको अगर प्रैक्टिकल भाषा में समझें तो मतलब निर्गुण और सगुण के डिफरेंस को तो जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण है रामचरितमानस का। तो रामचरितमानस के उस उदाहरण में जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जब जनकपुर में जा रहे हैं, तो मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने वहाँ लिखा है कि उनके सौंदर्य को देख करके जो स्त्रियाँ खिड़की से देख रही हैं, वो मोहित हो रही हैं। इवन कि उन्होंने ये भी एक लाइन में लिखा कि उनके जो बाइसेप्स हैं, जो भुजाएँ हैं, उसको भी देख करके वो मोहित हो रही हैं। उसमें सिंह जैसे मतलब जहाँ पे उन्होंने तुलना कर दिया कि उसमें ऐसा लगता है कि सिंह जैसे, शेर जैसी जो है उसमें ताकत है। तो अगर इसको प्रैक्टिकल भाषा में समझें तो जहाँ पे भी ईश्वर की किसी अन्य वस्तु से तुलना हो रही है, निर्गुण का ईश्वर या निर्गुण के कवि ऐसे किसी भी तुलना से का नकार करते हैं। इसलिए उनका ईश्वर, उनका जो प्रभु हैं, वो लिमिटलेस हैं, वो असीम हैं, अनंत हैं। दूसरा जो एक अंतर बताया गया या है अंतर कि एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का है। निर्गुण के जो ईश्वर हैं, वो एकेश्वरवादी हैं। जो सगुण के ईश्वर या सगुण जो भक्ति परंपरा है, उसमें बहुदेववादी हैं। ये बेसिक एक इंट्रो के बाद अगर हम भाषा पे आते हैं, तो भाषा बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक बड़े नाम हैं, वो तो मानते ही हैं कि भक्ति काल हमारी भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और उसी चैप्टर में, उसी अध्याय में वो ये भी कहते हैं कि बेसिकली भाषा के स्तर पे अपभ्रंश का विकास है या अपभ्रंश की जो भाषा है, उसकी उस परंपरा का एक स्वाभाविक विकास है। वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास तो है ही वैचारिक स्तर पे, लेकिन भाषा के स्तर पे वो अपभ्रंश का स्वाभाविक विकास है। और वो मानते हैं कि पूरे मध्यकालीन भक्ति का जो साहित्य है, उसकी आधार भूमि ही लोक भाषा है, लोकमत है, अपनी भाषा है। और बाद में चल कर के प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इस पे बहुत काम किया और उन्होंने बताया कि अगर भक्ति काल या भक्ति जो कविता है वो जन आंदोलन या अगर वो लोक जागरण का काव्य जिसको रामविलास जी कहते हैं, रामविलास शर्मा, अगर वो ये बन पाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वो लोक भाषा या अपनी भाषा में लिखा गया है और उसके जन आंदोलन बनने में उस लोक भाषा का बहुत योगदान है। अब अगर हम ये मतलब अगर हमें ये समझना हो कि ये सारे कवि लोक भाषा में क्यों लिख रहे थे, अपनी भाषा में क्यों लिख रहे थे? तो इसका जवाब हमें गजानन माधव मुक्तिबोध के जो लेख है, उनकी जो एक साहित्यिक की डायरी में संग्रहित जो लेख है अ
उसमें है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू उस लेख का नाम है। उसमें है कि वो कहते हैं कि क्या कारण है कि ज़्यादातर निर्गुण जो आंदोलन है या निर्गुण कविता है, उसमें तथाकथित निचली जातियों से, सो कॉल्ड निचली जातियों से लोग आए थे। तो इस निचली जातियों का क्या अर्थ है? निचली जातियों के आने से क्या फ़र्क पड़ा उस भक्ति आंदोलन में? या वो कैसे भाषा को प्रभावित करती है? दरअसल उसके बारे में मुक्तिबोध ही जवाब देते हैं कि जो हमारी देव भाषा थी, जो संस्कृत थी, जिसे पढ़ने की मनाही थी, जो कुछ सो कॉल्ड तथाकथित जातियों को पढ़ने की मनाही थी, इसी कारण से लोगों ने अपनी भाषा को चुना और उस अपनी भाषा में उन्होंने कालजयी कविताएँ लिखी हैं और वो कालजयी कविताएँ किसी भी समाज के या किसी भी कह सकते हैं किसी भी मतलब दुनिया भर के किसी भी भाषा के साहित्य से अधिक मूल्यवान और प्रासंगिक हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी साहित्य नहीं रहा, केवल निर्गुण नहीं, मतलब निर्गुण के साथ-साथ सगुण कवियों ने भी ये बहुत मार्के की बात है, ये नोटिस करने की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, जो इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है, उसके सातों कांड की शुरुआत में वो संस्कृत में इतने अच्छे-अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखने के लिए अवधि का प्रयोग किया। इस ये बतलाना मैं ये चाहता हूँ आपको कि उन्हें संस्कृत अच्छी आती थी, बहुत अच्छी आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी भाषा को प्रेफ़र किया, अपनी भाषा में लिखा। इसका मतलब ये है कि सभी कवि, चाहे वो तथाकथित निचली जातियों से हो, चाहे तथाकथित ऊपरी जातियों से हो, उन्हें अपनी भाषा में यानी यहाँ भाषा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जाति इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी अपनी भाषा में लिखने में उन्होंने कभी भी शर्म नहीं महसूस किया और कभी भी छोटा महसूस नहीं किया। शायद इसी कारण से जो भक्ति आंदोलन है या जो भक्ति कविता है, वो एक जन आंदोलन का रूप स्वीकार कर चुकी या जन आंदोलन बन चुकी। मैनेजर पांडे कहते हैं कि ये जन आंदोलन बेसिकली भाषिक विद्रोह था। ये भाषिक विद्रोह था शास्त्र के खिलाफ। ये भाषिक विद्रोह था ऐसी भाषा के खिलाफ जो कुछ जातियों को नहीं पढ़ने दिया गया। लेकिन उस भाषिक विद्रोह में जो जिन्हें पढ़ने दिया गया वो भी शामिल हो गए। ये इस आंदोलन की या उस भाषा की सफलता है। जब कबीर ये कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, तो वो जो लॉजिकल रीजनिंग, वो जो तार्किकता है, वो कबीर की जो भाषा है या पूरा जो मध्यकाल में जो साहित्य लिखा गया है निर्गुण कवियों के द्वारा, आप देखेंगे कि उसमें सबसे प्रमुख तत्व है रैशनैलिटी, तार्किकता। वो हर कवि ऐसा लगता है कि कितना तार्किक है। इसको प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि ये इंडिजिनस मॉडर्निटी का दौर था या जैसे शशि थरूर की अभी किताब है द डार्क एज, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जब ब्रिटिश कॉलोनियल या जो इंग्लैंड था, जब वहां पे चर्च में स्वर्ग की जाने की सीढ़ी लगी हुई थी, जब स्वर्ग के टिकट बेचे जा रहे थे, ऐसे समय में हमारे 14वीं 15वीं शताब्दी में हमारे कवि, हिंदी के कवि मॉडर्निटी, आधुनिकता का जो प्राथमिक लक्षण है रैशनैलिटी, तार्किकता, वो अपनी कविता में लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं हिंदू से कि वो पूछ रहे हैं मुसलमान से कि भाई तुम्हारा जो ईश्वर है वो बहरा है क्या कि तुम मस्जिद पे ताचड़ मुल्ला बांध दे। वो कबीर कह रहे हैं कि भाई बकरी पाती खात है ताकि कारी खाल। तो ये जो रैशनैलिटी है, जो तार्किकता है, ये मॉडर्निटी, आधुनिकता का प्राथमिक लक्षण है और ये तार्किकता बेसिकली अपनी भाषा में आया, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो भाषा का आंदोलन है, ये जो भाषाई आंदोलन है, जो भाषिक विद्रोह जिसको मैनेजर पांडे कहते हैं, ये भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अजय प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पूरे भक्ति साहित्य में ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो अपनी भाषा में लिखने के कारण अपने आप को छोटा समझता हो। तो ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात है उस दौर के लेखन के लिए। भक्ति काल के अवसान के बारे में जो बहुत बात नहीं होती है, लेकिन भक्ति काल के अवसान के बारे में भी जब हम बात करते हैं, जो बहुत सारे बिंदु हैं, उसमें एक बिंदु जो बहुत कम ध्यान गया है कि भक्ति आंदोलन की जो कविता है, वो भक्ति आंदोलन की कविता
या जो अपनी भाषा में लोग लिख रहे थे, जब तक वह दरबारों में नहीं गई, तब तक कालजयी कविताएँ लिखी गईं, चाहे वो निर्गुण के कवि रहे हों, चाहे सगुण के कवि रहे हों। लेकिन वही भाषा जब काव्य लक्षणों के साथ, जब वही भाषा काव्य जो प्रतिमान हैं, उनके साथ जब दरबारों में प्रवेश करने लगती है 16वीं-17वीं शताब्दी से, तो वो उस भाषा का या कह सकते हैं उस भाषा में अच्छा साहित्य लिखा जाने कम होने लगा। तो इस ये निर्गुण भक्ति ही नहीं, पूरे भक्ति काल के अवसान के बारे में ये एक बिंदु ध्यान देना चाहिए हमें कि जो जन आंदोलन थी, जो भाषा जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई एक ज़माने में 13वीं-14वीं शताब्दी से शुरू होकर के और लगभग 300 ईयर 300 सालों तक कवि अपनी-अपनी भाषा में, कबीर अपनी भाषा में लिख रहे हैं, सूरदास अपनी भाषा में, तुलसीदास अपनी में, जायसी अपनी में लिख रहे हैं, रैदास, धन्ना, पीपा पूरे भक्ति काल में मुझे लगता है कि सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं भक्ति काल में। तो सुंदरदास एक ऐसे कवि हैं जो बहुत काव्य प्रतिमानों को, काव्य लक्षणों को आधार बना करके कविता लिखी है। नहीं तो बाकी लोगों ने सब लोगों ने अपनी बोली, अपनी भाषा में कविता लिखी है और बिना किसी काव्य प्रतिमानों, काव्य लक्षणों, काव्य हेतु के का ध्यान दिए हुए। तो वो कविता इसके बावजूद भी कालजयी है, आज भी प्रासंगिक है। मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया में, दुनिया भर के साहित्य में ऐसा कोई कवि होगा जो गोस्वामी तुलसीदास की बराबरी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की कविता, कबीर की कविता ऐसी कविता है जो पूरे उत्तर भारत के मन में, मस्तिष्क में, मानस में अंकित है। लोगों को याद है पूरा का पूरा रामचरितमानस। लोगों को हमको लगता है उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या में से कम 50 लाख लोग तो ऐसे होंगे ही जिनको पूरा का पूरा सुंदरकांड याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया के किसी कवि को ये मतलब विश्वास या कह सकते हैं ये गौरव नहीं हासिल होगा। कबीर के भजन लोगों को मुँह ज़बानी याद है, रैदास के भजन लोगों को याद है, वो नहीं इवन कि वो नहीं भी जानते हैं कि ये रैदास का भजन है, कबीर का भजन है, इसके बावजूद भी लोगों को याद है। तो ये किसी भी कवि की, किसी भी कालखंड के कवियों की सबसे बड़ी सफलता है। कालजयीपन की परिभाषा पूछें तो इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है? कि दुनिया भर में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक कवि गोस्वामी तुलसीदास चुनाव के मुद्दे तय कर देता है। दुनिया भर में आज हमारे भारत में जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी पिछले कितने सालों से केवल एक विषय पे लड़ रही थी। एक आंदोलन, एक चीज़ की डिमांड कर रही थी, भगवान राम का मंदिर चाहिए। वो कहाँ से आया वो सूत्र? वो गोस्वामी तुलसीदास की कविता से आया। वो गोस्वामी तुलसीदास ने जो घूम-घूम करके जो उनकी कविता ने जो रामचरितमानस ने लोगों के मन मस्तिष्क पे जो उकेर दिया वहां से आया। तो ऐसा दुनिया की किसी भी भाषा में मुझे लगता है किसी भी कवि को ये गौरव नहीं हासिल होगा। तो ये कवि जो भाषा जो हमारी भाषा है, जो हमारी लोक भाषा है, वो उस भाषा ने भक्ति काल को इस तरह से प्रभावित किया कि वो आगे का आप देखेंगे कि भक्ति काल के बाद ना तो वैसी कविताएं लिखी गई हैं और ना तो भक्ति काल के पहले वैसी कविताएं लिखी गई हैं। तो ये सारा भाषा की देन है। सारी जो कविताएं इतनी कालजयी हैं, जितनी महत्वपूर्ण बन पाई हैं और इतनी प्रासंगिक बन पाई हैं, वो इसीलिए बन पाई हैं कि वो अपनी भाषा में लोगों ने लिखा है। अपनी सारे कवियों ने अपनी भाषा, सगुण भक्ति के कवि संस्कृत आते हुए भी अपनी भाषा में लिख रहे थे। तो ये जो भाषिक विद्रोह है, ये जो जन आंदोलन बन पाया है, इन जन आंदोलनों की प्रासंगिकता जो है इसीलिए है कि वो अपनी भाषा में लिखा गया है। धन्यवाद सुमित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी बात भक्ति हिंदी भाषा और भक्ति काल पर अपनी बात रखी सर आपने, और विभिन्न पहलुओं को आपने उजागर किया, और भक्ति काल में भाषाई विविधता कितनी है उस पर आपने अपनी बात रखी, और उसके अनुप्रयोग हैं, और उस समय के कवियों ने किस तरह की भाषा की है, और सगुण और निर्गुण के भाषाओं और उसके कालजयी होने का आपने जो प्रमाण दिया, ये आपके आज के वक्तव्य का केंद्र बिंदु रहा। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये आए और अपनी महत्वपूर्ण समय हम लोग के साथ साझा किया। अब मैं
कार्यक्रम के दोनों अतिथि जो हमारे वक्ता थे, उन दोनों का वक्तव्य के बाद मैं अब धन्यवाद ज्ञापन और मैं मैम से आग्रह भी करूँगा, आदरणीय डॉक्टर विभा मैम से, कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ आप 4 शब्द इस कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर भी रखें, ताकि हम लोगों को इसका कुछ निष्कर्ष मिल सके। और मैम का मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं कि मैम पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राचार्य रहीं और उसके बाद मिथिला विश्वविद्यालय में अभी राजनगर विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में कार्यरत हैं सहायक प्राचार्य के पद पर। मैम, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें, और साथ में धन्यवाद ज्ञापन भी इस मंच की तरफ से करें, क्योंकि इस मंच की नींव रखने में मुझे जो सबसे पहला मदद मिला वो आदरणीय विभा मैम का मिला, और उसके बाद मुझे कई संरक्षण मिले, जिसमें डॉक्टर दीपक त्रिपाठी सर भी उपस्थित हैं। पिछले कार्यक्रम में सर वक्ता के रूप में भी आए थे, और आज भी सर हम लोगों के साथ बने हुए हैं, और हम लोगों को सर मनोबल हम लोगों का बढ़ा रहे हैं। तो सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विभा मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुमित। इस पटल पर जुड़े सभी विद्वानों का और सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ 2 प्रमुख वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मंजरी खरे और डॉक्टर अजय कुमार यादव, और मैं दोनों को नमस्कार करती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार सेठ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। यह जो कार्यक्रम है बहुत ही मुझे खुशी दे रहा है, और आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस होने के कारण आज शाम में मुझे एक और प्रोग्राम से आमंत्रण है, तो यहाँ के बाद मैं वहाँ भी जुड़ने वाली हूँ। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और ये हिंदी दिवस एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, और ये हिंदी दिवस प्रतिदिन होना चाहिए। और आज के दोनों वक्ताओं ने जो अपना वक्तव्य रखा उससे हम लोग बहुत ही समृद्ध हुए। डॉक्टर मंजरी खरे ने वर्तमान समय में अभी की उपयोगिता और हिंदी के जो विविध आयाम हैं, हिंदी की जो हम कह सकते हैं कि आज एक वैश्विक स्तर पर पहचान बन रही है, और किस तरह से कंप्यूटर और विभिन्न सॉफ्टवेयर और विभिन्न ऐप हिंदी के लिए एक दूसरे को बढ़ाने के लिए सहायक है। यानी एक सॉफ्टवेयर है जो हिंदी को बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदी भी है जो सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दे रही है। यानी वैश्विक स्तर पर किस तरह से हम हिंदी के साथ, कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ एक ग्लोबल समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो सभी बिंदुओं को डॉक्टर मंजरी खरे ने उठाया। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही जानकारी में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ अजय कुमार यादव जो सत्यवती महाविद्यालय से हमारे बीच जुड़े थे, उनका मैं बहुत स्वागत भी करती हूँ और बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। उन्होंने किस तरह से भक्ति काल को लेकर के और उसको आज के संदर्भ से जोड़ा, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन को लेते हुए कि किस तरह से उन्होंने भक्ति काल को हमारे भारतीय चिंताधारा का विकास कहा था, कि यह जो हमारी अपनी भाषा है जिसको भक्ति काल में तुलसीदास, कबीर, रैदास सभी लेकर आ रहे थे, और जिसके लिए आधुनिक काल में आकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के सूर। आदि काल में विद्यापति ने कह दिया था कि देसिल बैना सब जन मिठा, और भक्ति काल में कबीर दास ने कह दिया था कि संस्कीरत है कूप जल और भाखा बहता नीर। तो आज हम लोग अपनी इन्हीं भाषाओं के साथ और हिंदी को और अधिक समृद्ध कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का यदि हम पूरा भक्ति काल देखें या मध्यकाल देखें, रीतिकाल भक्ति काल दोनों ही देखें, तो वह जो हिंदी का हमें रूप भाषा और अवधि का प्राप्त होता है, वह हिंदी को समृद्ध करने में बहुत ही एक सशक्त माध्यम है। क्योंकि यदि हम ब्रजभाषा और अवधि को वहां से हटा दें तो पूरा ही मध्यकाल वहां से गायब हो जाएगा। तो आज मैं सुमित का धन्यवाद करती हूँ इस महत्वपूर्ण दिन पर, यह महत्वपूर्ण आयोजन रखने के लिए और इतने सुचिंतित वक्ताओं को हमारे साथ जोड़ने के लिए। दोनों वक्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे वक्तव्य रखे, और वक्तव्य इतना अध्ययन पूर्ण था।
जो हम लोगों की जानकारी को बढ़ाने में, हमें समृद्ध करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। और दोनों ही वक्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके हमें अपना समय दिया, तो मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ हमारे बीच जुड़े हुए हैं संजय कुमार सेठ सर, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहे कोई छोटा काम कहूँ या कोई बड़ा काम कहूँ, संजय सर का मुझे हमेशा सहयोग मिलता है। एक जो सच्चा मित्र का जो व्यवहार होना चाहिए उनसे हमेशा ही उनसे प्राप्त होता है। मैं दीपक सर का भी अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जितने युवा साथी, विद्यार्थी, शोधार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, जूही, रजनी, रितु, माधव और भी बहुत सारे बच्चे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। और मैं ये कामना करती हूँ कि अरिकंचन का यह मंच इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करता रहे और विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों को समय दी और हम लोगों को लगातार मनोबल हम लोगों का बढ़ाती रही हैं। तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं संयोजक की तरफ से। और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आशुतोष जी कैसे हैं, अब बताइए। बढ़िया है दोस्त, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ मैं भी ठीक हूँ। धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों का संग साथ बना रहता है तो कार्यक्रम हो जाता है कभी कभार। भाई तुमको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन किया तुमने। बहुत बहुत बढ़िया सुमित, ऐसे ही मंच को बढ़ाते रहो आगे और ऐसे ही हम सभी को जोड़ते रहो। बच्चा तो कहाँ है भाई, सो जाता है मैसेज देख के। कौन? एक ग्रुप वाले बच्चा तो है कहाँ, सो जाता है, इतना ही कम जुड़ता है। कोई बात नहीं है, अब किसी को जबरदस्ती थोड़ी ला सकते हैं। जिसको लगाव होगा किसी को सुनने का, कहीं कुछ पढ़ने का, तभी तो वो आएगा। मैं तो कई सारे ऐसे लोग आए जिनको मैं बुलाया नहीं हूँ, लेकिन जिनको लगाव है पढ़ना लिखना है वो तो आते हैं। और मैं जिनको मैसेज करता भी हूँ वो भी नहीं आते हैं। तो फिर समय की बात है और लगाव की, इन दो चीजों की बात है। अब तो क्या कहते हैं, दिनकर जयंती है ना आने वाले 23 सितंबर। अब सितंबर में कार्यक्रम नहीं होगा, जो भी अब अक्टूबर में देखिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा कि हाँ ये डेट है जिसमें रखा जा सकता है, क्योंकि एक महीना में एक कार्यक्रम बस रखना है, समय के भी अभाव रहता है। हाँ हाँ ये बात सही है, लेकिन वो कार्यक्रम आप करवा लेना कि पहले सरस्वती बनना या कोई ऐसा गाना गाए जो अच्छा लगे। हाँ हाँ ठीक है, उस पर वो सही